नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मास्क विद्यापीठ के इस यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे एवं अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, बिना समय गवाए आज हम देखते हैं, जो आज हम इस लेक्चर में क्या-क्या कवर करेंगे। तो कवर करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो आज हम एक प्रैक्टिस क्लास करेंगे। क्या करेंगे हम? प्रैक्टिस क्लास। किस चीज़ का प्रैक्टिस करेंगे हम? आज जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो करेंगे कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति का। तो आज हम कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति से जो है जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम जो बनवाए थे, उसका जो है आपको हम सॉल्यूशन बताएँगे एवं इसका पीडीएफ जो होगा आपको हमारे मास्क विद्यापीठ के टेलीग्राम चैनल पे जो है आपको मिल जाएगा। तो अगर बात किया जाए, जो सर आप प्रैक्टिस क्लास आज करवा रहे हैं, इससे पहले आपने क्या-क्या चैप्टर पढ़ा दिया? तो मैंने सबसे पहले आप लोगों को जो है मात्रक बीमा, दूसरे लेक्चर में जो पढ़ाया था वो था गति एवं वेग, दूसरा चैप्टर पहला चैप्टर हम मात्रक एवं बीमा, दूसरा चैप्टर गति एवं वेग, तीसरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया गति के नियम गति के नियम। इसके बाद ही मैंने आप लोगों को जो है चौथे लेक्चर में जो है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति बताया था। कार्य, ऊर्जा, शक्ति ये बता दिया था। उसके बाद मैंने आपको अगला चैप्टर क्या पढ़ाया था? पांचवा चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया था वो था हमारा गुरुत्वाकर्षण। और अभी लेटेस्ट हम क्या खत्म किए हैं? हमने लेटेस्ट जो है प्रकाश यानी कि लाइट से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट जो है मैंने आपको पढ़ा दिया। तो मैंने आपको मात्रक एवं विमान, गति एवं वेग, न्यूटन की गति के नियम, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, गुरुत्वाकर्षण एवं प्रकाश, मैंने ये सभी आप लोगों को कवर करा दिया है। तो चलिए आज हम कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति से जो है हमारा एमसीक्यू जो है उसको हम आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है कार्य का एसआई मात्रक। क्या है? कार्य का एसआई मात्रक। तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया था, लेक्चर में ही बताया था, जो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। वाट किसका मात्रक होता है? वाट जो होता है हमारा शक्ति का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? शक्ति का मात्रक। न्यूटन हमारा क्या होता है? न्यूटन जो होता है हमारा बल का मात्रक होता है। और पास्कल किसका मात्रक होता है? दाब का मात्रक होता है। अगर बात किया जाए जो शक्ति क्या था, तो शक्ति था प्रति इकाई समय में किया गया कार्य। तो कार्य करने की क्षमता को, कार्य बट्टा समय, तो कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? शक्ति। तो इसी को जो है हम क्या कहते हैं? जूल पर सेकेंड। इसका ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? एक तो जूल पर सेकेंड, इसी को हम क्या कहते हैं? वॉट। न्यूटन क्या होता है हमारा? न्यूटन एफ बराबर क्या होता है हमारा? एफ बराबर एम में। एम यहाँ क्या है? मास। ए क्या है? एक्सीलरेशन यानी कि द्रव्यमान और गुना त्वरण क्या होता है? बल। अगर बात किया जाए जो पास्कल क्या है, दाब क्या है? दाब जो है प्रति इकाई क्षेत्रफल में लगने वाला बल। तो प्रति इकाई एरिया में लगने वाला फोर्स हमारा क्या कहलाता है? दाब। और दाब का एक और ऐसा मात्रक क्या होगा? तो बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और एरिया का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा एक और? दाब का ऐसा मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी को हम क्या कहते हैं? पास्कल। अगर बात किया जाए जो कार्य क्या है, तो कार्य है जब हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बल यानी कि फोर्स लगाते हैं। अगर वो वस्तु थोड़ा सा भी विस्थापित हो जाए, तो इस स्थिति में क्या कहा जाएगा? तो मैंने कार्य किया या आपने कार्य किया। तो वर्क बराबर क्या हो जाता है? वर्क बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। जब आप एक ही दिशा में कर रहे हैं तो आप सीधा एफ एस ले सकते हैं। अगर आपसे थीटा का मान भी दिया रहे तो आप ले लीजिएगा एफ एस कॉस थीटा। और थीटा सॉरी, जब कार्य कितनी स्थिति में जीरो होता है? कार्य तीन स्थिति में जीरो होता है।
जब आपका एफ का मान 0 हो, जब एस का मान 0 हो और जब थीटा का मान 90 डिग्री हो। क्या हो? थीटा 90 डिग्री, एफ और एस 0। ये तीन स्थिति में हमारा कार्य क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो चलिए हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है, यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना हो? 90 डिग्री, तो किया गया कार्य क्या होगा? तो कार्य के बारे में बताया जाए तो कोण क्या है? 90 डिग्री। तो क्या पूछ रहा है हमारा? किया गया कार्य। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाएंगे? कोण दिया गया है तो वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। थीटा का मान यहाँ क्या दिया गया है? 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है? कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। ये 0 है, जिस कारण से ये पूरा हमारा वर्क का मान क्या हो जाएगा? 0। तो हमारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? किया गया कार्य हो जाएगा 0। अगर कार्य कार्य धनात्मक कब होगा? कार्य धनात्मक जब होगा जब जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं उसी दिशा में हमारा वस्तु भी विस्थापित हो रहा है। तो उस स्थिति में हमारा थीटा का मान हो जाता है 0 डिग्री और cos 0 डिग्री का मान क्या हो जाता है? 1। तो वर्क बराबर हमारा क्या हो जाएगा? एफ और एस। और कार्य ऋणात्मक कब हो जाएगा? ऋणात्मक होगा जब हम वस्तु को जो है बल इधर लगा रहे हैं परंतु वस्तु विस्थापित इधर होना चाहती है। कब? जब घर्षण लगता है, बल हम इधर लगा रहे हैं लेकिन वस्तु विस्थापित किधर होना चाहती है? बल लगाने के अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमारा कोण क्या बन रहा है? सीधी रेखा पे कैसा कोण बनता है? 180 डिग्री। और cos 180 का मान क्या होता है? -1। जिस कारण से हमारा वर्क बराबर क्या हो जाएगा? माइनस एफ एस। तो ऋणात्मक कब होगा? ऋणात्मक होगा जब थीटा 180 डिग्री हो। धनात्मक कब होगा? जब थीटा हमारा थीटा क्या हो जाएगा? थीटा 0 डिग्री। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए और जो हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो ये तो सीधा परिभाषा ही कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और त्वरण क्या है हमारा? वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन कब होता है? जब कोई प्रारंभिक स्थिति में, देखिए यहाँ पे कोई वस्तु चल रहा है, यहाँ से चल के वस्तु यहाँ है, मान लीजिए ये वस्तु है यू, यू यू वेग से चला और जाते जाते ये भी वेग तक पहुंच गया। तो यह क्या हो गया? हमारा दूरी। और वेग में परिवर्तन कब हो जाएगा? जब हम v में से u को घटा दें, अर्थात अंतिम में से जब हम प्रारंभिक को घटा देंगे तब हमें क्या मिल जाएगा? वेग में परिवर्तन। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। दर क्या होता है? समय, यानी कि टाइम। तो ए का मान हमारा क्या हो जाएगा? यानी कि त्वरण बराबर v माइनस यू बाय टी। और त्वरण का जो SI मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर बात किया जाए जो बल क्या है, तो बल मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता ही दिया है। बल का फॉर्मूला क्या होता है? बराबर एम ए। इसका मात्रक क्या होता है बल का? बल का क्या मात्रक होता है? न्यूटन। न्यूटन या न्यूटन होगा या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक कुली अपने सिर पर बोझा लेकर खड़ा है, उसके द्वारा किया गया कार्य। तो मान लीजिए ये हमारा कोई कुली है जो अपने सर पे जो है मान लीजिए 2 केजी का बोरा लेके यहीं पे खा रहे। क्या इसके ये विस्थापित हुआ? नहीं, ये एक ही जगह पे खड़ा है, यानी कि एस का मान हमारा क्या हो जाएगा? 0। एस यानी कि एस क्या होता है? एस होता है हमारा विस्थापन। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा। देखिए हमारा एस का मान 0 हो गया। एस 0 है तो सारा 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि तीनों ये गुना में है, गुना में एक भी 0 तो पूरा 0। तो हमारा मान क्या हो जाएगा? किया गया कार्य 0। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ऋणात्मक कब होगा वो भी बता दिया, धनात्मक कब होगा वो भी बता दिया। ऋणात्मक कब होगा? जब हमारा थीटा का मान 180 डिग्री हो। और धनात्मक कब होगा? जब हमारा थीटा का मान 0 डिग्री है। चलिए हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन है, किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं? स्थिति के कारण संचित ऊर्जा को हम क्या कहते हैं?
स्थितिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा किसी वस्तु के गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। और गतिज ऊर्जा एवं संवेग के बीच मैंने एक संबंध आपको बताया था, वो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m। ये दोनों आप काइनेटिक एनर्जी में याद रखिएगा, ये दोनों से आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात किया जाए तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा जो होता है वह होता है mgh। m क्या है? मास। g क्या है? गुरुत्व त्वरण। h हाइट। हाइट क्या है? स्थिति, यानी कि जितना, मान लीजिए यहाँ से वस्तु को आप यहाँ उठाए, क्या 1 मीटर हाइट हुआ, यही हो जाएगा हमारा हाइट। 1 मीटर उठाए, 2 मीटर, 3 मीटर, जितना उठाइएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? h का मान। तो चलिए छठा क्वेश्चन हम देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है हमारा? 6 क्वेश्चन है, बहते हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? मान लीजिए यहाँ कोई जो डैम है, क्या है हमारा? यहाँ पे कोई डैम बना हुआ है और यहाँ पानी संचित है। क्या है? पानी संचित है। तो जब ये पानी डैम में स्थित रहता है तब इसमें कैसी ऊर्जा होती है? पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। और जब ये पानी बहने लगती है, क्या बहने लगती है, तब हमारा कैसा हो जाता है इसमें एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। अगर पूछा जाए डैम में स्थित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। और बहती हुई पानी में कौन सी स्थितिज ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? तो गतिज ऊर्जा। और मैंने आपको स्थितिज ऊर्जा पिछले ही क्वेश्चन में बताया था और गतिज ऊर्जा भी बताया। विद्युत ऊर्जा में आगे जब चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा तो वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। परमाणु ऊर्जा भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, जब किसी स्प्रिंग को दबाया जाता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा बढ़ती है? देखिए हमारा स्प्रिंग कुछ इस प्रकार होता है। मान लीजिए आप इधर से प्रेशर लगा रहे हैं और इधर से प्रेशर लगा रहे हैं, तो इसकी स्थिति क्या हो जा रहा है? क्या हो रहा है? ये सिकुड़ रहा है, जिस कारण से इसकी स्थिति परिवर्तित हो रही है। स्थिति परिवर्तित हो रही है तो कैसी ऊर्जा होगी हमारे इसमें? स्थितिज ऊर्जा। तो कौन सी ऊर्जा बढ़ती है? स्प्रिंग को दबाया जाता है तो कौन सी ऊर्जा बढ़ती है? तो हमारा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा जो होता है वो हमारा बढ़ जाता है। तो गतिज ऊर्जा क्या होता है? गतिज ऊर्जा मैंने आपको बताया है, जो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। यहाँ m हो गया द्रव्यमान, v हो गया वेग। काइनेटिक एनर्जी कौन कौन बातों पे निर्भर करती है? तो हमारा एक m पे निर्भर करती है और एक v पे, यानी कि द्रव्यमान पे और एक वेग पे निर्भर करती है। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा क्या है? शक्ति की इकाई क्या है? किसकी इकाई? शक्ति की इकाई। शक्ति क्या होती है? तो कार्य करने की दर को, कार्य आप कितने समय में कर रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं? शक्ति। तो इसका इकाई क्या हो जाएगा? कार्य का इकाई क्या होता है? जूल। समय का क्या होता है? सेकंड। तो क्या हो जाएगा? जूल पर सेकंड। क्या जूल पर सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो जूल पर सेकंड के हम क्या कहते हैं? वॉट। क्या कहते हैं? वॉट। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? वॉट। जूल क्या होता है हमारा? तो मैंने आपको बताया कार्य का सह मात्रक जूल होता है। अर्घ क्या होता है? कार्य का सीजीएस मात्रक। किसका? सीजीएस मात्रक अर्घ। तो 1 जूल में कितना अर्घ होता है? 10⁻7 अर्घ। कितना अर्घ होता है? 10⁻7 अर्घ। और एक अर्घ में कितना जूल? 10⁻⁻7 जूल। ये दोनों आप याद रखिएगा। तो चलिए 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? ये तो सीधा एक लाइन का क्वेश्चन होता है। एक हॉर्स पावर में एक हॉर्स पावर में 1 एचपी में कितना वाट? 746 वाट। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? व्यावसायिक ऊर्जा की इकाई क्या होती है? व्यावसायिक ऊर्जा की इकाई क्या इकाई होती है? किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट आवर में कितना जूल? 3.6 गुने 10⁻6 जूल। ये होता है 1 किलोवाट आवर में जूल। तो जूल हमारा क्या हो जाता है? जूल हमारा कार्य का
एसआई मात्रक है। एम्पियर क्या है हमारा? एम्पियर जो है हमारा विद्युत धारा का, किसका है मात्रक? विद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है? किसी भी एनर्जी यानी कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो क्या होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम? ऊर्जा बनाई जा सकती है? नहीं। ऊर्जा नष्ट की जा सकती है? नहीं। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। ये होगा जाएगा हमारा सही आंसर। ऊर्जा हमारा स्थित रहती है, बदलती नहीं है। जी नहीं, ऊर्जा बदलती ही रहती है। तो चलिए देखते हैं हमारा 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। 12 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी वस्तु का वेग दो गुना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? दो गुना, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 1/2 mv²। तो हमें कौन चीज को बोल रहा है दो गुना करने के लिए? वेग दो गुना करने के लिए। तो आप सबको इसी प्रकार रहने दीजिए और वेग को दो गुना कर दीजिए। 1/2 टू भी, यहाँ भी है, यहाँ टू भी, दो गुना हो गया जी, इसका स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? टू का स्क्वायर 4, 1/2 mv²। अब बोलिएगा जो काहे नहीं काटे? क्योंकि देखिए अगर काटिएगा तो टू हो जाएगा, लेकिन ये नहीं काटिएगा तो क्या हो जाएगा? 1/2 क्या हो जाता है हमारा? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम वेग को दुगुना कर देंगे क्या हो जाएगा हमारा? 4 गुना। क्या हो जाएगा हमारा? 4 गुना। अगर गतिज ऊर्जा में बोल रहा है जो वेग को अगर हम दोगुना करेंगे, देखिए काइनेटिक एनर्जी दो ही बातों पर निर्भर करता है। पहला होता है हमारा मास, दूसरा होता है हमारा वेग। अगर हम मास को जितना बदलेंगे काइनेटिक एनर्जी उतना ही बदलेगा। अगर हम मास को दोगुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी दोगुना होगा। लेकिन अगर हम वेग को दोगुना करेंगे तो वेग, देखिए वेग भी क्या है हमारा? स्क्वायर। अगर हम वेग को दुगुना करेंगे तो उसका स्क्वायर गुना हो जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी। अगर देखिए वेग को हम क्या कर रहे हैं? दो गुना, तो दो का स्क्वायर क्या होता है हमारा? 4। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया हमारा? 4 गुना। और जब हम वेग को 3 गुना अगर कर दे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर यानी कि 9 गुना। तो आशा करते हैं कि आपको ये जो नॉमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है ये आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है हमारे अभी रिसेंट के एग्जाम में यानी कि 2025 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ज्यादातर पूछा गया था। तो 2026 में जो एग्जाम होने वाला है, तो आशा करते हैं जी इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या होता है? डायनमो परिवर्तित करती है। मैंने आपको बताया था कुछ यंत्र जो आपका ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल रहा था। तो डायनमो के कौन सी ऊर्जा को किस रूप में बदल रहा था? डायनमो क्या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा था? नहीं, यहाँ उल्टा हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा था। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदल रहा था? तो विद्युत मोटर। मोटर जो है आपको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा था। और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदल रहा था? हमारा बैटरी। बैटरी जो है वो हमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा था। और सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदल रहा था? हमारा सौर सेल। कौन? सौर सेल। यानी यानी कि सोलर प्लेट सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए आई गया, विद्युत मोटर क्या बदलती है? विद्युत मोटर क्या बदलती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। और यांत्रिक को विद्युत में डायनमो डायनेमो या जनित्र, ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन दिया रहे वो आपका हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। और ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में, सॉरी विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत को ध्वनि में कौन बदलता है? विद्युत घंटी। विद्युत घंटी किसको बदलता है? विद्युत को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? एक मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा क्या होगी? मुक्त रूप से गिरती हुई यानी कि फ्री फॉल। इसमें फ्री फ्री फॉल में गिरती हुई वस्तु, फ्री फॉल में अगर कोई वस्तु गिर रही है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी? कुल ऊर्जा नियत रहेगी। चलिए
16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? हवाओं में कौन सी ऊर्जा होती है? हवाओं कैसी? देखिए, हवा हमारे साथ चल रही है। सामान्यतः हवा चलती ही रहती है। जब वायु चलती है उसी को हम क्या कहते हैं? हवा। अगर कोई वस्तु चल रहा है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? उसमें हमारी गतिज ऊर्जा होगी। अगर कोई वस्तु स्थिर में है या उसकी स्थिति परिवर्तन हो रहा है, यानी कि किसी को उठा के यहाँ से यहाँ कर दिए, तो इसमें स्थिति में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो उसको हम क्या, उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा। चलिए 17 नंबर देखते हैं। देखिए, मैंने आपको बतलाया था पिछले ही क्वेश्चन में, इससे पिछले में क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बतलाया था? मान लीजिए ये बांध है, इसमें ये बैरिकेड है जिससे होकर पानी निकलता है, और यहाँ पे आपका पानी रखा हुआ है। अगर ये पानी यहाँ पे संचित है तो इसमें क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। अगर ये पानी बह रही है तो इसमें क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। तो बांध में रुके हुए पानी में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है? रुके हुए पानी में कैसी होगी? स्थितिज ऊर्जा। और चलती हुई पानी में कैसी हो जाएगी? गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है हमारा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh। और जब हम द्रव्यमान को दोगुना करेंगे तो हमारा गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा? उतना ही गुना, 2 गुना। और जब हम वेग को 2 गुना करेंगे तो कितना गुना? उसका स्क्वायर गुना हो जाएगा। यानी कि अगर हम वेग को 2 गुना कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन। जब एक पत्थर को ऊपर फेंका जाता है तो उच्चतम बिंदु पर उसमें क्या होगा? मैंने आपको लेक्चर यानी कि क्लास लेक्चर में बना के बताया था। अगर कोई वस्तु है उसको हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, ऊपर की ओर फेंकने में जो है हमारा काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो कम होगा, और पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो बढ़ेगा। और बीच में जब रहता है वस्तु तो इसमें काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों बराबर होता है। काइनेटिक एनर्जी कम क्यों होता है? क्योंकि ऊपर जा रहे हैं तो इसमें स्थिति परिवर्तन हो रहा है। स्थिति परिवर्तन में कैसा होता है? पोटेंशियल एनर्जी रहता है। तो तो क्या बता रहे थे हम आपको? बता रहे थे जो जो जब ऊपर की ओर कोई वस्तु जा रही है तो उसमें स्थिति परिवर्तन होता है, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो बढ़ेगा और काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो घटेगा। और जब वस्तु बीच में रहता है, एकदम बीचों बीच, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो होता है दोनों बराबर होता है। तो उच्चतम बिंदु पर क्या होगा हमारा? अधिकतम स्थितिज ऊर्जा। तो चलिए देखते हैं हमारा 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। 19 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में, इससे पिछले क्वेश्चन में बताया था, सौर सेल का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। और तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोमबत्ती का जलना ऊर्जा का कौन सा रूपांतरण है? मोमबत्ती कैसे जल रहा है? रासायनिक ऊर्जा को उसमें प्रकाश और उसमें ऊर्जा दे रहा है। मान लीजिए ये आपका मोमबत्ती है। मोमबत्ती किस प्रकार बनता है? मोम को इकट्ठा करके बनता है। जब ये जलता है तो कैसा होता है? जलने में इसमें कैसा ऊर्जा होता है? इसमें अभी रासायनिक ऊर्जा है। जब ये जलता है तो क्या क्या देता है हमें? प्रकाश भी देता है और उष्मा भी देता है। तो मोमबत्ती हमारा क्या देता है? रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश एवं उष्मीय ऊर्जा देता है। तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? खींचे हुए धनुष की डोरी में कौन सी ऊर्जा होती है? मान लीजिए जो ये हमारा हो गया धनुष, सिंपल ऐसे ही रखा हुआ है, और जब आप इसमें खींच रहे हैं, खींच देंगे तो ये कैसा हो जाएगा? खींच रहे हैं तब हम इसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। स्थिति में परिवर्तन होता है तो हमारा कौन सा ऊर्जा होता है? स्थितिज ऊर्जा। और अगर गति में परिवर्तन होता है तो कैसा ऊर्जा होता है? गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। और स्थितिज ऊर्जा का 1/2 mv²। आप बोलिएगा इतना बार क्यों लिखवा रहे हैं, बार बार बता रहे हैं? बार बार हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि सुनने से लगभग चीज याद हो जाता है। तो आप लोग केवल सुनते रहिए। इसका जो पीडीएफ होगा ये आपको हमारे मास्क विद्यापीठ के टेलीग्राम चैनल पे जो है वो मिल जाएगा, तो आप वहां से इसको प्रिंट करवा सकते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि किसी पिंड का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा। देखिए यहाँ पे जो है आ ही गया
वो क्वेश्चन जब मैंने आपको जो है बताया था काइनेटिक एनर्जी एवं पी यानी कि संवेग के बीच संबंध क्या है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, अगर संवेग के रूप में दिया रहे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, पी स्क्वायर बाय 2m। पी स्क्वायर क्या होता है, पी बराबर एम भी। पी क्या है हमारा, पी है संवेग, एम क्या है मास और भी क्या है वेग। ये तो हो जाएगा द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं हम, संवेग। और संवेग हमें क्या बताता है, गति की मात्रा बताता है। क्या बताता है, गति की मात्रा बताता है। तो हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है, संवेग को 2 गुना कर दिया। तो देखिए संवेग क्या है हमारा पी, पी को हम क्या करेंगे 2p का स्क्वायर करेंगे, 2p का स्क्वायर बट्टा 2m। 2p का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4p स्क्वायर बट्टा 2m। अगर इसको 4 को आप अलग कीजिए तो ये क्या आपको नजर आ रहा है, ये आपका फिर से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ही नजर आ रहा है। तो अगर वेग को 2 गुना कीजिएगा तो संवेग क्या हो जाएगा, सॉरी संवेग को 2 गुना कीजिएगा तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा 4 गुना। यहाँ भी अगर अब वेग को 2 गुना कीजिएगा तो उसका स्क्वायर गुना काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। मैंने 2 गुना किया तो उसका स्क्वायर गुना काइनेटिक एनर्जी हो गया। और मैं अगर वेग को 3 गुना करूंगा तो इसका स्क्वायर गुना यानी कि 9 गुना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। तो चलिए हम 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर है जूल सेकंड किसकी मात्रा होती है। तो मैंने आपको ये नहीं बताया था, जूल सेकंड जो होता है वो कोणीय संवेग की इकाई होती है यानी कि SI यूनिट होती है। ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का SI मात्रक जो होता है वो होता है जूल। और शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, जूल पर सेकेंड या वॉट। क्या होता है, जूल पर सेकेंड या वॉट। और कार्य का SI मात्रक भी क्या होता है, जूल ही होता है कार्य का SI मात्रक। चलिए देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। 24 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है मशीनों की शक्ति को अक्सर किसमें मापा जाता है। तो मशीनों की शक्ति को अक्सर जो है हॉर्स पावर में मापा जाता है। हॉर्स पावर क्या है, जैसे अगर कोई आप मोटर लीजिएगा या कोई जनरेटर आप लेने जाइएगा तो आपको वो बताएगा कि जो 1 HP का है, 2 HP का है या 4 HP का है। तो ये HP क्या होता है, वहाँ HP यही होता है हॉर्स पावर। तो मशीन की शक्ति को किसमें मापते हैं हम, अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर में। और जूल किसका ऐसा मात्रक होता है, जूल मैंने आपको बताया कार्य एवं ऊर्जा, उस ऊर्जा दोनों का ऐसा मात्रक जूल ही होता है। एम्पियर किसका ऐसा मात्रक होता है, एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है। अगर कैलोरी बात किया जाए, कैलोरी किसका ऐसा मात्रक होता है, तो कैलोरी एक प्रकार से ही ऊर्जा ही है कैलोरी। तो चलिए देखते हैं 50 क्या है। 50 1 वाट घंटा कितने जूल के बराबर होते हैं, 1 वाट घंटा 3600 जूल के बराबर होते हैं। लेकिन 1 किलो वाट घंटा कितने के बराबर होगा, 1 किलो वाट घंटा 3 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होगा। एवं 1 वाट घंटा किसके बराबर होगा, 1 वाट घंटा 3600 जूल के बराबर होगा। तो 26 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, 26 नंबर क्वेश्चन है छत से लटका हुआ चलते पंखे में कौन सी ऊर्जा होगी। देखिए आपका ये फ्लोर है यानी कि छत है, इसमें एक पंखा लगा हुआ है। ऐसा क्या लगा हुआ है, आपका पंखा लगा हुआ है और आप यहाँ पे सो रहे हैं। आपका ये बेड है और आप ये यहाँ पे सो रहे हैं। देख लीजिए पंखा ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है तो इसकी स्थिति क्या है ऊपर। अगर किसी भी चीज में हाइट होता है तो इसमें क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी। और ये चल रहा है, पंखा क्या कर रहा है घूम रहा है। अगर कोई पंखा चल रहा है, चलने के कारण उसको कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो छत से लटके हुए चलते पंखे में कौन सी ऊर्जा हो, कौन सा ऊर्जा होगा, दोनों ऊर्जा होगा यानी कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों ऊर्जा होगा। अगर ये नहीं देता, अगर बोल देता यहाँ यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, तो ये आंसर हो जाता है। क्योंकि गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा को क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। तो चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है। देखिए मान लीजिए अगर आप बल किसी वस्तु पे इधर की ओर लगा रहे हैं, और घर्षण बल उस वस्तु को किधर की ओर खींचेगा, बल जिधर लगा रहे हैं उसके ऑपोजिट दिशा में खींचेगा, ऑपोजिट दिशा में खींचेगा। जिस कारण से इसमें कौन आपका कैसा बन जाएगा, कौन बन जाएगा आपका 180 डिग्री। और आपको पता है जो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा।
यहाँ थीटा का मान क्या दिया हुआ है 180 डिग्री, तो cos 180 का मान क्या होता है आपका, cos 180 डिग्री का मान होता है -1। अगर आप इसको माइनस से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा F और S, तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा -FS। तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है, ऋणात्मक। अगर पूछा जाए जो कार्य क्या ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य हो सकता है, जी, तो आपका कार्य जो होगा धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य, ये तीनों हो सकता है। तो चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ से आ ही गया, यांत्रिक ऊर्जा किसका योग होता है। यांत्रिक ऊर्जा जो है क्या गतिज ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा का योग होता है, नहीं। स्थितिज ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का योग, जी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। विद्युत ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग, जी नहीं। तो क्या होता है हमारे गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग, जिसको मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। तो गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा को योग को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। तो चलिए हमारा देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, कार्य करने की क्षमता को, ये क्वेश्चन तो दोबारा आ गया मेरा, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को जो है हम ऊर्जा कहते हैं, और कार्य करने की दर को जो है हम क्या कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति, और कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल, और शक्ति का ऐसा मात्रक जूल पर सेकेंड। शक्ति देखिए यहाँ दिखाया हो गया है, शक्ति का ऐसा मात्रक जूल पर सेकेंड या वॉट, क्या होता है जूल पर सेकेंड या वॉट। और बल का ऐसा मात्रक क्या होता है हमारा, बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन मीटर, क्या होता है हमारा न्यूटन मीटर, क्योंकि बल बराबर क्या होता है एफ बराबर एम में। तो हमारा बल का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन, और सॉरी न्यूटन मीटर बोल रहे हैं, यह हो जाएगा न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। संवेग का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, संवेग हमारा क्या होता है पी बराबर एम वी, यानी कि मास एवं वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं संवेग। तो मास का ऐसा मात्रक क्या होता है हमारा, मास का केजी, और वेग का ऐसा मात्रक, वेग का हमारा हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो हमारा संवेग का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी, सॉरी उसकी गतिज ऊर्जा। देखिए जब हम नीचे से ऊपर कर रहे थे तो हमारा क्या बढ़ रहा था, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा था। और जब हम कोई वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर गिराएंगे तो उसमें जो है आपका पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, क्योंकि हाइट जो है आपका कम हो रहा है, और हमारा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। ऊपर से नीचे गिराने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, और नीचे से ऊपर खींचने फेंकने पर जो है आपका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से नीचे गिर रहा है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, नीचे गिर रहा है तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी उसकी बढ़ेगी। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, माइक्रोफोन ऊर्जा का रूपांतरण करता है। माइक्रोफोन किस ऊर्जा का कौन सी ऊर्जा में रूपांतरण करता है। माइक्रोफोन से आप क्या करते हैं, तो माइक्रोफोन जो है आपको ध्वनि से विद्युत ऊर्जा, माइक्रोफोन ध्वनि को जो है, सॉरी माइक्रोफोन विद्युत को जो है ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। किसमें बदलता है, विद्युत को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो हमारा 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, 32 नंबर क्वेश्चन एक हमारा नोमरिकल है। तो चलिए हम नोमरिकल बनाते हैं, क्योंकि कार्य ऊर्जा एवं शक्ति से, यानी कि वर्क एनर्जी एवं पावर से जो है सबसे ज्यादा नोमरिकल क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन जो होगा वो नोमरिकल क्वेश्चन होगा। तो चलिए सबसे पहले हम यही देख लेते हैं जो नोमरिकल क्वेश्चन पूछ कह रहा है, जब एक व्यक्ति 5 kg की वस्तु को 2 मीटर ऊपर उठाता है, किया गया कार्य क्या होगा। तो नोमरिकल बनाने का सबसे आसान तरीका होता है, जो क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है वो पहले आप लिख लीजिए। तो क्या दिया गया है, मास का वैल्यू दिया गया है, क्या है आपका 5 kg। उसके बाद क्या दिया है, 2 मीटर ऊपर उठाता है, यानी कि हाइट का मान आपका क्या दिया गया है 2 मीटर। तो क्या पूछ रहा है आपका किया गया कार्य, तो देख लीजिए आपका किया गया कार्य, और जी का मान यहाँ पे देख लीजिए ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है 10। तो मैंने आपको बताया था जो कार्य है वही ऊर्जा है, यानी कि कार्य एवं ऊर्जा दोनों जो है वो बराबर ही होता है। तो कार्य निकालने के लिए आप ऊर्जा के फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं।
तो आपको स्थितिज ऊर्जा देखिए mgh किस चीज का फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जब आप यहाँ पे mgh लगाइएगा तो आपका कार्य निकल जाएगा। m का मान क्या होता है, तो सॉरी क्या दिया गया है यहाँ 5, 5 कीजिए, उसके बाद g का मान क्या है 10 और h का मान क्या है 2, तो गुना कीजिए, आपका क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 दाएं के 100, 100 क्या हो जाएगा जूल, क्योंकि हमें क्या पूछ रहा है कार्य, कार्य का सही क्या होता है जूल, तो आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर जूल। अगर बात किया जाए जी के बारे में, तो जी का मान तो इसे 9.8 होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर जी का मान नहीं दिया है तो 9.8 लेना है, अगर जी का मान दिया है तो क्या लेना है 10, जैसे कि यहाँ जी बराबर 10 दिया गया है, अगर जी बराबर 10 नहीं रहता तो हम क्या लेते 9.8। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता, यानी कि वर्क जो है किस पर निर्भर नहीं करता, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है एफ एस। तो देखिए ये जो हो गया विस्थापन, कार्य क्या विस्थापन पे निर्भर कर रहा है, जी विस्थापन पे निर्भर कर रहा है। लगाए गए बल यानी कि फोर्स, जी इस पे भी निर्भर कर रहा है। बल और विस्थापन के बीच के कोण, तो पूरा फॉर्मूला क्या था एफ एस कोस थीटा, तो देखिए यहाँ थीटा पे भी निर्भर कर रहा है। वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर कर रहा है नहीं, वस्तु की जब अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग को जब घटा दीजिएगा तो उस पे वो निर्भर करेगा, क्योंकि यहाँ पे सॉरी प्रारंभिक वेग पे तो निर्भर ही नहीं करता है, तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पे यहाँ कोई निर्भर कर रहा है नहीं। किस किस चीज पे कार्य निर्भर कर रहा है, तो देखिए एफ पे निर्भर यानी कि बल पे निर्भर है, विस्थापन पे निर्भर, और बल और विस्थापन के बीच कोण पे भी निर्भर है। ये तीन इस पर जो है वर्क यानी कि कार्य निर्भर करता है, यानी कि बल पे, विस्थापन पे और दोनों के बीच जो कोण बनता है उस पे, ये तीनों चीजों पे जो है कार्य निर्भर करता है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलती हुई कार्य में कौन सी ऊर्जा होती है, तो देखिए कोई कार्य चल रहा है तो गति के कारण कौन सी ऊर्जा होती है, गति के कारण गतिज ऊर्जा होती है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक हीटर विद्युत ऊर्जा को बदलता है, हीटर जो है विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलेगा, उसमें ऊर्जा में, क्योंकि हीटर से आप क्या करते हैं कपड़ा प्रेस करते हैं, मान लीजिए सॉरी ये हो गया आपका हीटर, ये हो गया आपका प्रकरण, इसमें जो है वायर के माध्यम से आप इसमें विद्युत देते हैं, और वो विद्युत जो है जब उसमें ऊर्जा में बदलता है तब यहाँ पे जो आपका क्रूड लगा रहता है वो गर्म होता है, और उसके बाद आप उससे अपना कपड़ा प्रेस करते हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 15 kg की एक वस्तु 4 मीटर वेग के समान वेग से गतिशील है, वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो फिर से यहाँ लिख लीजिए जो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हो गया है, एम का मान क्या दिया गया है 15 kg, और देखिए वस्तु के समान वेग से गतिशील है, यानी कि बी का मान क्या दिया गया है 4 मीटर पर सेकेंड, और हमसे क्या पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 के 1/2 ही रहेगा। एम का मान यहाँ क्या दिया गया है 15, और बी का मान क्या दिया गया है 4, यानी कि 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 15, 4 चौका 16, 2 से काट दीजिए 8 मरतबे 15 8 है 120, 15 को 8 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 120, 120 क्या होगा जूल, क्योंकि पूछ रहा है हमें कार्य, और कार्य का मात्रा क्या होता है जूल, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए 120 जूल। तो 37 नंबर क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल फिर से है, तो देखिए क्या पूछ रहा है, 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का एक सीढ़ी पर 45 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमारा पावर, पावर बराबर क्या होता है वर्क अपन टाइम। तो देखिए टाइम तो हमारा क्या दिया गया 9 सेकंड, क्या है तो ये नीचे से 9 तो नीचा हो, लेकिन ऊपर क्या होता है तो वर्क बराबर आप क्या होता है एफ और एस, या यहाँ ऊंचाई दिया गया है तो आप क्या लगा सकते हैं mgh। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है एम का मान, एम का मान आपका 50 दिया गया है, ये हो गया आपका एम का मान। तो देखिए हाइट कैसे निकालेंगे 45 सीढ़ी चल रहा है कितने 9 सेकंड, ये तो आपका टाइम का वैल्यू दिया गया,
45 सीढ़ी चढ़ता है और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो 45 और गुना 15, इतना ऊंचाई पर वो चढ़ रहा है। लेकिन यहाँ क्या दिया गया है, सेंटीमीटर में, लेकिन हमको लेना किस में पड़ता है, मीटर में। तो सेंटीमीटर से जो है मीटर में बदलना रहता है, तो क्या करते हैं हम, सोचिए थोड़ा एक दिमाग में, सेंटीमीटर से जो है मीटर में करना रहता है तो क्या करते हैं, तो देख लीजिए 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है हमारा, 1 मीटर। तो हमारा सेंटीमीटर क्या दिया गया है, ये है हमारा सेंटीमीटर में। तो मीटर में बदलना है तो हम क्या करेंगे, मीटर में बदलने के लिए हम किससे गुना करेंगे, सॉरी भाग करेंगे 100 से। किसे भाग करेंगे, 100 से भाग देंगे इसमें। तो देखिए ये हो गया हमारा हाइट। हाइट का मान तो ये आ गया हमारा, लेकिन यहाँ से काट लीजिए, 9 25 45 20 पंचे 100, फिर 5 तिया 15 5 चौका 20, यानी कि 27 और बट्टा में 4, क्या हो गया हमारा, 27/4 क्या आ गया हमारा, हाइट। सॉरी, तो हमारा हाइट क्या आ गया, 27/4 मीटर। तो एम का मान क्या दिया गया, 50। देखिए 50 गुना 27/4 और गुना जी का मान कितना दिया गया है, 10। तो 2 से काट लीजिए इसको, 2 फिर 5, फिर इसको काट लीजिए 25, तो काट लीजिए फिर से, तो क्या हो जाएगा हमारा, एम जी एच क्या हो गया, 25 गुना 27 और गुना 5। तो वर्क वर्क बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एम जी एच। तो यहाँ रख लीजिए 25 गुना 27 और गुने, ये कितना आया था हमारा, 5। तो इसको काटे, 9 तिया 27, तो 25 और गुना 5 तिया 15, तो गिना कीजिए 25 और गुना 15। तो जब आप 25 15 को गुना कीजिएगा तो क्या हो गया, देखिए 15 पचे 75, 5 बच गया हमें 7, 15 दूना 30, 30 से 7 37, 375 क्या हो जाएगा हमारा, 375 वाट। वाट क्यों होगा, क्योंकि हमें पूछ रहा है शक्ति। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से ये बता देता हूँ जो कैसे बना ये हमारा क्वेश्चन। तो देखिए पावर बराबर हमारा क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क को हम और क्या लिख सकते हैं, वर्क को हम देखिए यहाँ पे एम जी एच का मान दिया गया है, एम जी और एच तीनों का मान दिया है। देखिए एम का मान ये है, हाइट का मान जब इन दोनों को गुना कीजिएगा तो निकल जाएगा, और टाइम का मान ये दिया गया है, टाइम क्या हो जाएगा 9। तो वर्क बराबर देखिए एम का मान, एम कीजिए 50 गुना, पहले आप हाइट बगल में निकाल लीजिए। हाइट क्यों बगल में निकालिएगा, क्योंकि यहाँ हमारा सेंटीमीटर में दिया गया, लेकिन हमें लेना किसमें पता है, मीटर में। तो देखिए 45 सीढ़ी चढ़ रहा है और 15 मीटर प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई है, तो ये सेंटीमीटर में। मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दीजिए, तो काट लीजिए इसको, 3 पचे 15 20 पंचे 100, तो 9 पचे 45 और 5 चौका 20, तो कितना हो गया, हाइट 9 तिया 27 बट्टा 4, ये हो गया हमारा हाइट। क्या हो गया, हाइट। तो ये हो गया हमारा 27/4। तो जी का मान यहाँ क्या दिया गया है, 10। तो आप इसको तीनों को आप काट लीजिए। देखिए 4 से 2 से काट लीजिए, 2 फिर 5, ये 2 से 25 और फिर ये 9 से 9 तिया 27, तो ये हो गया हमारा 25 और गुना 15, ये कितना हो जाएगा, 375 वाट। तो हमारा आंसर नंबर ए। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन फिर से हमारा एक नॉमेरिकल है, ये देखते हैं क्या है। तो 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। तो वस्तु स्थिति ऊर्जा की परिकल्पना, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एम जी और एच। एम का मान क्या है, 10। जी का मान यहाँ क्या बोल रहा है निकलने के लिए, 9.8, और जी एच का मान क्या है, 6। तो सॉरी, 9.8 को जब गुना कीजिएगा 10 से तो क्या हो जाएगा, 98। उसके बाद 6 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 8 छक 48, 8। देखिए 8 में यूनिट डिजिट किसमें है, 8, इसमें 5 है, इसमें 2 है, इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, 8
केवल एक नहीं है। गुना भी आप कर लीजिए, 8 × 4 = 48, 8 बच गया 4, 9 × 1 = 54, 58, ये क्या हो जाएगा 588 जूल। तो चलिए देखते हैं हमारा 39 नंबर क्वेश्चन क्या है। 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कार्य की दर को 1 वाट तब कहा जाता है जब 1 वाट कहा जाता है। 1 वाट बराबर क्या होता है 1 वाट। वाट किसका मात्रक है शक्ति का। तो पहले देख लीजिए आप शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है। शक्ति बराबर क्या होता है कार्य करने की दर, तो कार्य बट्टा में समय। आप कितना समय में कौन सा कार्य कर रहे हैं वो आपका शक्ति हो जाएगा। तो देख लीजिए शक्ति का ही ऐसा मात्रक वाट होता है। तो कार्य क्या हो जाएगा जूल और समय क्या हो जाएगा सेकेंड। इसी को हम क्या कहते हैं वाट। तो 1 वाट क्या होगा तो 1 सेकेंड में कितना जूल कार्य हो रहा है वही हमारा हो जाएगा कार्य। यानी कि 1 सेकेंड में 1 जूल को क्या कहते हैं कार्य। तो 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य हो तब वो कैसा कहा जाएगा वाट कहा जाएगा। तो 1 सेकेंड में 10 जूल कार्य नहीं, 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य। 1 घंटा में नहीं, 1 सेकेंड में 1 मिनट में नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारा 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए। 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य हो तब हम उसको क्या कहेंगे वो हो जाएगा 1 वाट कार्य। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा इतना ही था 39। तो इसमें कितना क्वेश्चन हो गया हमारा 39 क्वेश्चन हो गया। तो जब आप इसको मैंने आपको ये बता दिया, इसको सॉल्व पूरा करवा दिया, आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। प्रिंट आउट क्यों निकलवा लीजिएगा, प्रिंट आउट निकलवा के आप इसको फिर से 2 दिन बाद रिवाइज एक बार कर लीजिएगा। रिवाइज करने से आपको जो इसमें जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था ये देखिएगा कि आपको याद है। अगर नहीं याद है तो थ्योरी क्लास से जो आपने नोट्स बनाया होगा उससे आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो इससे क्या हो जाएगा आपका शॉर्ट टर्म में जो होगा आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। यानी कि 39 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा वर्क एनर्जी एवं पावर, वर्क एनर्जी एवं पावर जो होगा वो पूरा आपका रिवाइज हो जाएगा। तो किसी भी चीज को रिवाइज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, सबसे अच्छा तरीका होता है जब आप उस चैप्टर का एमसीक्यू लगाइए। तो एमसीक्यू किसी भी चैप्टर का अगर आप लगाते हैं तो उसमें आपको उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट पता करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे इसी चैनल पे, क्योंकि मैंने आपको अभी तक जो है 12 से 13 लेक्चर जो है करा दिया है, जिसमें मैंने आपको 6 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। हमारा लगभग फिजिक्स का क्लास अब और बहुत से चलेगा तो 7 से 8 लेक्चर जो होगा और चलेगा। उसके बाद हम यहाँ केमिस्ट्री शुरू कर देंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करके वीडियो को लाइक कर दिए। तो थैंक यू, मिलते हैं हम आपसे अगले लेक्चर में।